नमस्कार, होलमी टीवी भारत में आपके स्वागत है। देश की सुरक्षा और सैन्य गर्व से जुड़ी एक अहम खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को 1965 भारत पाक युद्ध के वीर सैनिक के साथ संवाद किया और उनके बलिदान व पराक्रम को नमन किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए कहा कि ये सांस्कृतिक और सामरिक दोनों ही दृष्टि से बेहद अहम पहल है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के पड़ोसी चाहे जैसे भी रहे हो, लेकिन भारत का हमेशा अपना भाग्य खुद गढ़ा है, दूसरे पर निर्भर नहीं रहा। रक्षा मंत्री ने परमवीर चक्र विजेता हवलदार अब्दुल हामिद के बलिदान को याद करते हुए कहा कि बहादुरी शरीर की नहीं, दिल के आकर की होती है। उन्होंने युद्ध के दौरान लिए गए लाल बहादुर शास्त्री जी की निर्णायक फैसलों को भी प्रशंसा की और कहा कि युद्ध के दिग्गजों के अनुभव इतिहास की किताबों से कहीं ज़्यादा सच्चे और प्रेरणादायक होते हैं। राजनाथ सिंह ने भावुक अंदाज में कहा कि देश का आत्मसम्मान ही वह भावना है जो हमारे सैनिकों को अपना सब कुछ त्यागने के लिए प्रेरित करती है। हम सब जानते हैं कि आजादी के बाद से ही एक राष्ट्र के रूप में भारत अपने पड़ोसियों के मामले में उतना भाग्यशाली नहीं रहा है, आज भी भाग्यशाली नहीं है। हमेशा हमारे समक्ष किसी न किसी तरह की चुनौतियां आई हैं, लेकिन हम भारतवासियों की यह विशेषता है, हम इन चुनौतियों को प्रारब्ध मानकर नहीं बैठ गए। हमने मेहनत की और अपने प्रारब्ध का निर्णय, अपने भाग्य का निर्णय, अपनी नीयत का निर्माण हमने खुद किया। साथियों, किसी भी राष्ट्र का वास्तविक भाग्य उनके खेतों में, उनके कारखानों में, प्रयोगशालाओं में और रणभूमि में बहाए गए पसीने से बनता है। हमारे नागरिकों ने अब यह सिद्ध कर दिया है, भारत अपना भाग्य किसी और के भरोसे नहीं छोड़ता, भारत अपना भाग्य खुद गढ़ता है। इसका एक उदाहरण हमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखने को मिला है। पहलगाम की उस विभत्स घटना को हम भूले नहीं हैं और जब भी वह घटना हमें याद आती है तो दिल भारी भी होता है और मन आक्रोश से भर भी उठता है। वहां जो हुआ उसने हम सबको झकझोर दिया, लेकिन वह घटना हमारे मनोबल को तोड़ नहीं पाई। हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया, इस बार आतंकवादियों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और ऑपरेशन सिंदूर में हमने ये लॉन्च किया और दुश्मनों को यह दिखा दिया कि हमारा प्रतिकार कितना मजबूत होता है, कितना ताकतवर होता है। और हमारी पूरी टीम ने जिस कोऑर्डिनेशन और करेज से काम लिया, उसे साबित कर दिया कि जीत अब हमारे लिए कोई एक्सेप्शन नहीं रही है, जीत हमारी आदत बन चुकी है और यह आदत हमेशा बरकरार हमको रखनी होगी। इट इज अबाउट द साइज ऑफ द हार्ट। Bravery is not about the size of the weapon, but it is about the size of the heart. वह पल हर भारतीय के सीने को गर्व से चौड़ा कर देता है। मेरे सम्मानित वेटरन्स, उनकी वीरता हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में साहस, संयम और देशभक्ति का संगम असंभव को भी संभव बना देता है। जब हम आप सभी सैनिकों के अदम्य शौर्य और बलिदान की यहाँ पर खड़े होकर चर्चा कर रहे हैं, तो हमें उस दौर की एक पॉलिटिकल विल और नेतृत्व को भी मैं भूलना नहीं चाहता। कोई भी युद्ध केवल बैटल फील्ड में ही नहीं लड़ा जाता, बल्कि युद्ध में जो विजय मिलती है वह पूरे राष्ट्र एक सामूहिक संकल्प का वह परिणाम होती है। 1965 के उस कठिन समय में जब चारों ओर अनिश्चितता और चुनौतियां थीं, तब श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नेतृत्व ने देश में उन चुनौतियों का सामना किया। शास्त्री जी ने
उस दौर में न केवल निर्णायक राजनीतिक नेतृत्व दिया, बल्कि पूरे देश के मनोबल को ऊंचाई तक उन्होंने पहुंचाया। उन्होंने एक ऐसा नारा दिया जो आज भी हमारे हृदय में गूंजता है, जय जवान जय किसान। और इस एक नारे में हमारे वीर सैनिकों के सम्मान के साथ साथ हमारे अन्नदाताओं का गौरव भी इसमें शामिल था। बुलंदशहर से जहां कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच फिल्मी अंदाज में खूनी संघर्ष हुआ है, ये घटना बुलंदशहर कोतवाली सिटी क्षेत्र के मुस्लिम इंटर कॉलेज की है, जहां प्लेग्राउंड में दो छात्र गुटों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। मौके पर मौजूद लोगों का दावा है कि स्टील पंच और नुकीले हथियारों का इस्तेमाल भी किया गया। झगड़े में एक गुट के दो छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। बताया जा रहा है कि एक दबंग छात्र गुट ने दूसरे छात्रों को पीट कर लहूलुहान कर दिया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और मामले की जांच पड़ताल जारी है। फिल्मी अंदाज में हुई इस हिंसा से कॉलेज परिसर में अफरा तफरी और दहशत फैल गई। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि झगड़े की जड़ में क्या वजह थी, आपसी रंजिश, वर्चस्व की लड़ाई या कुछ और। घूमिए घूम चुप उत्तर प्रदेश के बलिया से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस की उस विरासत को खत्म कर रहे हैं जो दशकों पुरानी है। दयाशंकर सिंह ने कहा कि कांग्रेस अब क्षेत्रीय पार्टियों की बिछलुगु बनकर रह गई। उन्होंने तांच कसते हुए कहा कि राहुल गांधी अपनी हार की जिम्मेदारी खुद लेने के बजाय चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थानों पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी पर जब एफआईआर हुई है वो कोर्ट में जाकर माफ़ी मांग लेते हैं और फिर बाहर आकर वही बयानबाजी दोहराते हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं दयाशंकर सिंह का पूरा बयान। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किया और उनका ये कहना है कि जो भी वोट चोरी कर, जो भी सबूत हम लेकर के सामने आ रहे हैं वो सारे इलेक्शन कमीशन में बैठे लोग उनको मुहैया करा रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? क्या इलेक्शन कमीशन कांग्रेस के रिफॉर्म कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी बौखला गए हैं क्योंकि लगातार हार रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश में तो पिछले 40 साल से हार रहे हैं और 40 साल से हारते हारते अब वो एकदम बौखला जा रहे हैं, तो अनाप शनाप बयान कर रहे हैं। जब जीत जाते हैं तो इनका वोट चोरी नज़र नहीं आता है। अभी 24 में संविधान, मोदी जी 400 सीट पाएंगे तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण ख़त्म कर देंगे, तो थोड़ी सफलता इन लोगों को मिल गई झूठ बोल करके। उसके बाद जब चुनाव हुआ, इन लोगों की झूठ का पोल खुल गया और ये लोग कहते थे कि 2027 का चुनाव, ये उपचुनाव उसका फाइनल सेमीफाइनल है और उसमें से 9 में से 7 सीट भाजपा जीती और 2 सीटों पर जहां अखिलेश यादव जी के स्वयं की सीट थी, जहां वो 67,000 से जीते थे 13,000 पर सिमट गए। उसके बाद हरियाणा का चुनाव हुआ, कई प्रांतों के और चुनाव हुए, वहाँ पर पूरी तरह से हारे, दिल्ली में हारे। तो अब इस बात को, अब उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है तो वोट चोरी करके जी एक संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। तो ये लोग अपनी हार को किस पर थोपे, अपने पर नहीं थोप रहे। कांग्रेस की इतनी बड़ी विरासत थी,
सबसे ज़्यादा देश में शासन कांग्रेस ने किया, उस कांग्रेस को राहुल गांधी जी समाप्त कर रहे हैं। ये अपना नहीं देख रहे हैं कि जिस पार्टी को उनको किस रूप में मिला और उस पार्टी को ये कहाँ पहुँचा दिए। अखिलेश यादव जी, माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी 2012 में थे, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री उनको बनना था, उन्हें बन करके इनको मुख्यमंत्री बना दिए और उसके बाद लगातार हार रहे हैं। 14 में हारे, खुद मुख्यमंत्री थे तो कौन चोरी कर लिया वोट। 17 में खुद मुख्यमंत्री थे, 65 बहुमत से भाजपा जीत के आई तो कौन चोरी कर लिया वोट। यानी कि ये मुख्यमंत्री थे, ये चोरी करवा रहे थे और भाजपा जीत रही थी। तो ये तो केवल अपने हार को मैंने खींच को मिटाने के लिए ऐसा ही लोग बोल रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, क्या लगता है कि उनके ऊपर कोई एफआईआर, इलेक्शन कमीशन को एफआईआर करनी चाहिए इनके ऊपर? कई एफआईआर इन लोग के ऊपर होती है, कई बार माफ़ी मांगते हैं कोर्ट में जाके। आप तो देखते हैं कि एक थोड़ी हुआ, कई बार हुआ है कि जाके कोर्ट में जाते हैं तो माफ़ी मांग लेते हैं और इस तरह से मैंने बयानबाजी करते हैं। तो जिस तरह से अखिलेश यादव भी आरोप लगा रहे हैं कि कह रहे हैं कि जिस तरह से उनके कार्यालय पर बुलडोजर अगर चला तो उनकी जब सरकार बनेगी तो वो वही बुलडोजर ढूंढ के लाएंगे और जो इन लोगों ने जो ज़मीनें जो कब्जा की है, जो स्मारकें कब्जा की है, उस पर बुलडोजर चलवाएंगे। देखिए, इसीलिए ये मुंगेरी लाल के हसीन सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रदेश की जनता जान गई है कि ये जब सत्ता में आएंगे तो फिर से गुंडा राज कायम कर देंगे, फिर से आतंक हो जाएगा, फिर से अपराधी जेल से बाहर आकर के पुलिस को घसीटते हुए ले जाएंगे। जैसे लखनऊ में पुलिस उपाधीक्षक को समाजवादी पार्टी के गुंडे घसीट रहे थे, पुलिस ऑफिस के सामने से पुलिस उपाधीक्षक घसीटा जाता हो, अब पुलिस मौन हो, जेल में से सीधे डीजीपी। उत्तर प्रदेश के विकास खंड बेहता के मुख्य विकास अधिकारी प्रेरणाता ऐश्वर्या ने आज अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ब्लॉक कार्यालय समेत सभी विभागों के दस्तावेजों का कड़ा निरीक्षण किया। फाइलों के रख रखाव की स्थिति देखकर प्रेरणाता ऐश्वर्या भड़क उठी और कर्मचारियों को फटकार लगाई। साथ ही उन्होंने ग्राम पंचायत सुमेरदी में बिना विकास कार्य किए धनराशि निकासी की शिकायत पर मौके पर जाकर पूरी जांच पड़ताल की। उन्होंने ग्रामीणों से भी विकास कार्यों से मिली अनियमितताओं को लेकर प्रतिक्रिया ली, लेकिन निरीक्षण के दौरान सीडीओ ने मीडिया के सामने बोलने से इनकार कर दिया। यह कार्रवाई जनपद के विकास खंड बेहता में विकास कार्यों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया कदम है। सब पानी के इधर प्रेरणा देश की रक्षा क्षमताओं और आत्मनिर्भरता को लेकर आज एक अहम बयान सामने आया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को इनस्टेटेक 2025 कार्यक्रम में भारत को रक्षा क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया। जनरल चौहान ने कहा कि भारत को अब केवल प्लेटफॉर्म्स ही नहीं बल्कि हथियार प्रणालियों और नेटवर्किंग सिस्टम में भी आत्मनिर्भरता हासिल करनी होगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भविष्य में लड़ाइयाँ आज की ताकतों से नहीं जीती जा सकती। इसके लिए देश को अनुसंधान और नवाचार में बड़ा निवेश करना होगा। सीडीएस ने सशस्त्र बलों को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए बात करते हुए वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों और सैनिकों से नवाचार की अपील की। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि रणनीति आवश्यकता है। इनस्टेटेक 2025 के मंच से जनरल चौहान ने देश के रक्षा निर्माण क्षेत्र को नई दिशा देने की बात की और रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया को मजबूती देने की ज़रूरत बताई। तो आइए सुनते हैं।
So having spoken about creativity and its importance in defense manufacturing, warfighting, I would like to talk about something more tangible in warfighting. It's my belief that, it's not a belief, actually it is, that any warfighting system consists of three primary things. One is a platform, second is a weapon system, and third is a network which integrates all these three. Platforms are important to provide sustained presence and mobility, and their presence signals power and credibility. So we have platforms like aircrafts, tanks, ships, submarines, but these platforms are always costly. They require extensive R&D and incur high cost of maintenance. Weapons make a force lethal through their applicability and match with the targets of the opposing side. At some point of time, these weapons were actually part of the platforms, but now they've broken away from it, and they have created a new space for themselves and competing with the platforms. So today you can have a weapon system which is just costing about 25 to 50 crores, which can destroy an aircraft of about 1,000 crores. And similarly, weapon system costing about another 50 or 100 crores, which can destroy a ship or a submarine, which is costing 10,000 crores. So this is becoming equally important to invest not only in platforms, but also in weapon systems. And the third thing is about networks. So network is a system which actually integrates a weapon to a platform to another platform of that same kind, one platform of one kind to a different platform, a manned to an unmanned kind of a system. It combines a platform to a combat unit. It combines units of Army, Navy and Air Force. So it all integrates them together in one cohesive fighting machine. So we have to develop Atmanirbharta or self-reliance not only in platforms, also in weapon systems and also in networks. We may not have done so well in the case of platforms, but I think we have done reasonably well in weapon systems, and we have done exceedingly well in integrating these systems. These are all engineered solutions which we have found out. I think we need to invest in research and development, then only we'll be able to win or fight today's battles with tomorrow's technology. And here are some suggestions which I'd like to talk about. First is about strategic selection of projects based on threat perception and capability gaps, which will be paramount. In this regard, armed forces will have to take a lead. We also need to review the number of projects on which DRDO ongoing research and development is going on in the context of seeing their applicability in today's modern warfare. Some of these projects they have started 10-15 years back. Whether they're still applicable or not, we need to have a look at this. Defense diplomacy will need to be harnessed to bolster joint purchase and transfer of technology for complex projects and niche technologies. उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में तेंदुए का आतंक सामने आया है। सुबह सोच के लिए गई 18 वर्षीय युवती को तेंदुए उठा ले गया, जिसके बाद से पूरे इलाके में दहशत और हड़कंप का माहौल है। घटना की सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई। ये दर्दनाक घटना मछेरे हटा विकास खंड के एक गांव की है, जहां प्रेमा नाम की महिला अपनी दो बेटियों कामिनी और दामिनी के साथ सुबह करीब 5 बजे सोच के लिए गन्ने के खेत की ओर गई थी। इसी दौरान 18 वर्षीय कामिनी पर अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया और उससे खींचकर जंगल की ओर ले गया। परिवार के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और थोड़ी ही देर में हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पाकर थाना प्रभारी प्रभात गुप्ता, रेंजर्स सिकंदर सिंह, वन दरोगा अनिल यादव और अन्य अधिकारी जंगल में कमांडिंग ऑपरेशन चला रहे हैं। अब तक युवती का कोई पता नहीं चल सका, लेकिन मौके पर तेंदुए के पग चिन्ह मिले, जिससे आशंका और गहरा गई। फिलहाल वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम युवती की तलाश में जुटी हुई है और गांव में सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उधर निकल जाओ सरवन।
हेलो अब 18 वर्ष की लड़की है सर, तो अरे उठा लेंगे, पता ही नहीं चला। ये हमने बताया ना, तो बड़ा कुत्ता भी हो सकता है, सियार भी हो सकता है। शुगर के तो पूरी होती है। इतना बड़ा थोड़ा कुत्ता नहीं, टाइगर अगर होता उसका बहुत बड़ा बनता। यहाँ टाइगर कुछ नहीं, उसका बड़ा बनता भाई आज तक हो सकता है। यहाँ टाइगर इतना बड़ा कहाँ कुत्ता था आज तक की साला। जहाँ खींचा वहाँ देखे कुछ बना निशान, कुछ नहीं बना, खाली चप्पलें पड़ी हैं। आ जाओ अंदर, आओ भैया, सब लोग आ जाओ। वीडियो रिकॉर्डिंग करियो, घुसियो ना, सब लोग यहाँ तक मूवी पढ़ लो। क्या नाम है आपका? प्रेमा। कैसे क्या हुआ? टट्टी गए रहना, हाँ। और बिटिया हमारी पर काम नहीं गई रहा संग गए, हम गए रहन दाम नहीं गई रहा, तीन जनी रहन। तब हुआ पहुँचन वही। कितने समय की बात है? बात है 6 बजे होते, उदेर हो गा रहा है, खुआ घड़ी ना रहा है हमारे बेटा अंजाद कहते है ना। तब 6 बजा हो, तब बिटिया कहनी है तेरे तुम अम्मा बैठ ले, हम तेरे बैठ ले। तब है तेरे बैठे लागे न बाहर बैठे ना भया न जसाई तेरे बिटिया को तला धरे न तसाई बिटिया कहनी अम्मा बखवाई गा भागो तसाई हम उठ गई खड़े होई जन गाऊ तसाई देख न बिटिया का जरा बड्डी का पकड़े ले तब गन्ने में घुस गई भागी गा भर। घर कहाँ पर तुम्हारा? घर कहाँ पर? क्या नाम था उसका? कामनी ना। क्या उम्र थी उसकी? 18 साल की रहा है, शादी तय रहा है। आपका क्या नाम था? हमार प्रेमा ना। शादी तय थी उसकी? हाँ भे गोद हम भरित देवी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश से जुड़े हर खबरों के लिए देखते रहे होम बीते भारत।